इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी पढ़ने से पहले इकोनॉमिक और इकोनॉमी दोनों में डिफरेंस क्या होता है ये इम्पॉर्टेंट है समझना। तो इकोनॉमिक्स इसका मतलब होता है कि स्टडी ऑफ हाउ रिसोर्सेज आर यूज्ड। और इकोनॉमी इकोनॉमी का मतलब होता है एक्चुअल सिस्टम, मीन्स कि पीपल कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, बाय कर रहे हैं, सेल कर रहे हैं, ये पूरा जो सिस्टम होता है ना वो इकोनॉमिक होता है। तो ये वाला जो पोर्शन है वो थियोरी है और ये जो है वो उसका प्रैक्टिकल है। ठीक है। अब चैप्टर 2 सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी में हम पढ़ेंगे कि इकोनॉमी को किस किस सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फंक्शन। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया है, उन ग्रुप्स को हम सेक्टर्स बोलते हैं। एक्टिविटी में प्रोड्यूस गुड और प्रोवाइड सर्विस। अब उस सेक्टर में वो या तो वो सेक्टर कुछ प्रोड्यूस कर रहा होगा या तो वो सेक्टर कोई सर्विस दे रहा होगा। अब उस बेसिस पे हमने इन 3 सेक्टर्स में क्लासिफाई किया है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ होता है, सेकेंडरी सेक्टर में वही नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ प्रोडक्शन के लिए होता है, गुड्स के लिए। और टर्शरी सेक्टर जो है वो सर्विस प्रोवाइड करता है। प्राइमरी सेक्टर्स की बात करें तो यूजुअली वो रॉ मटेरियल से रिलेटेड है, जैसे कि एग्रीकल्चर और उसके रिलेटेड सेक्टर्स हो गए। तो इसका मीनिंग ये होता है कि एक्टिविटी डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन नेचुरल रिसोर्स। इसमें तुम कुछ नहीं बनाते, जो चीज़ नेचर के द्वारा मिलती है उस पर वो ये डिपेंडेंट है, नेचुरल रिसोर्सेज। तो इधर जो प्रोड्यूस होगा वो नेचुरल प्रोडक्ट्स होंगे ये मेनली, और इनके जो फीचर्स हैं वो मेनली रेनफॉल, सनशाइन, क्लाइमेट, ये सब पे डिपेंडेंट है। और यही बेस बनता है बाकी सारे सेक्टर्स का एक्टिविटी, जैसे कि एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, माइनिंग। अब इसको प्राइमरी सेक्टर क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है बाकी सेक्टर्स को। मोस्ट नेचुरल प्रोडक्ट कम फ्रॉम दिस सेक्टर। और जितने भी नेचुरल प्रोडक्ट है जैसे फिश हो गया, फूड हो गया, माइनिंग से जो हमें आयरन मिला, ये सब क्या होता है? नेचुरल रिसोर्सेज होते हैं और जिसको हम प्राइमरी सेक्टर में कंसिडर करते हैं। प्राइमरी सेक्टर बाकी सारे सेक्टर को रॉ मटेरियल प्रोवाइड करता है, वो सेक्टर उसको फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करते हैं। सेकेंडरी सेक्टर क्या है? जिसमें जो नेचुरल प्रोडक्ट है ना उसको हमने चेंज कर दिया है उसका फॉर्म थ्रू मैन्युफैक्चरिंग। एक रॉ मटेरियल था जिसको हमने चेंज कर दिया है फिनिश प्रोडक्ट में। उसी और इसके बीच में जो ये प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो चीज़ लगी है वो है मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, जैसे ये कॉटन होता है, कॉटन का हमने थ्रेड, ये यान बनाया, यान से फिर क्लोथ बन गया। शुगर केन है, शुगर केन से हमने शुगर या गुड़, अर्थ ये जो सॉइल होता है इससे हमने ब्रिक बना दिया। तो इसमें प्रोसेसिंग इन्वॉल्व होती है, मैन्युफैक्चरिंग इन्वॉल्व होती है, रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट किया जाता है। और ये कहाँ पे किया जाता है? फैक्ट्रीज होती है, वर्कशॉप होती है, या छोटे जो मशीन होते हैं घर पे इंस्टॉल किए जाते हैं। और इसको इंडस्ट्रियल सेक्टर्स क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एसोसिएटेड है इंडस्ट्रीज से, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज से। लास्ट, टर्शरी सेक्टर, जिसको सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, ये यूजुअली हेल्प करता है डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर में। ये सर्विस प्रोवाइड करता है, सपोर्ट करता है प्रोडक्शन और ट्रेड को। ठीक है, जनरेट सर्विस रेदर देन गुड। इसमें कोई प्रोडक्शन इन्वॉल्व नहीं होता, बस ये यहाँ पे ये जो प्रोडक्शन है ना उसको सपोर्ट करता है। ठीक है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट करना हो, स्टोरेज करना हो, कम्युनिकेशन हो, बैंकिंग हो, ट्रेड हो। तो इसकी वजह से क्या होता है कि गुड्स का मूवमेंट होता है फ्रॉम प्रोड्यूसर टू कंज्यूमर। फार्मर ने कुछ प्रोड्यूस किया, ठीक है, अब वो ट्रांसपोर्ट के थ्रू ही कंज्यूमर के पास पहुंचेगा। फाइनेंशियल और कम्युनिकेशन सपोर्ट प्रोवाइड करता है,
तो इसीलिए टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, क्योंकि वो बाकी सारी सेक्टर्स के ग्रोथ में पार्टिसिपेट करता है। ठीक है। जो दूसरी सर्विस हैं जो टर्शरी सेक्टर में इंक्लूडेड हैं, जैसे कि असेंशियल सर्विस, टीचिंग, डॉक्टर्स, पर्सनल सर्विस, वॉशरमैन, बार्बर, कॉबलर, लॉयर, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, अकाउंटिंग वर्क होता है, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस होता है, मॉडर्न सर्विस, इंटरनेट कैफ़े, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर, सॉफ्टवेयर कंपनी जो ये टेक्नोलॉजी के थ्रू सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। तो टर्शरी सेक्टर में काफ़ी सारी सर्विस इंक्लूडेड होती हैं जो हमारी डेली लाइफ को सपोर्ट करती है और इकोनॉमी को स्मूथली फंक्शन करने में हेल्प करती हैं। अब अगर हम तीनों को कंपेयर करें तो प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी को किस बेसिस पे कंपेयर किया जाता है कि वो कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं और कितने लोग उसमें एम्प्लॉयड हैं। प्राइमरी सेक्टर तो वैसे नेचुरल रिसोर्स को डायरेक्ट यूज़ कर रहा है और ये रॉ मटेरियल प्रोड्यूस करता है और ज़्यादातर लोग इसमें एम्प्लॉयड हैं। मैन्युफैक्चरिंग में वैल्यू उस रॉ मटेरियल में ऐड कर रहा है और इसमें कम लोग एम्प्लॉयड हैं कंपैरेटिवली प्राइमरी सेक्टर्स के। और जो टर्शरी सेक्टर है उसमें एजुकेशन, हेल्थ, ट्रांसपोर्ट और ये सब है, तो डज नॉट, इसमें कोई फिजिकल गुड तो प्रोड्यूस नहीं हो रहा पर इसमें एम्प्लॉयमेंट मिलती है। तो जो अगर हमें कंपेयर करना है किसी भी सेक्टर्स को तो हमें पहले चीज़ देखनी पड़ेगी उसका प्रोडक्शन, और दूसरा होगा कि कितने लोगों को उसने एम्प्लॉय किया है, मतलब एम्प्लॉयमेंट कितने लोगों को दी है। तो हाउ इज़ टोटल प्रोडक्शन मेजर, अब उसको मेज़र कैसे करेंगे। जैसे कि देखो, एक एक गेहूं का दाना तो हम गिन नहीं सकते ना, तो हम उसकी वैल्यू कंसीडर करेंगे। तो इकोनॉमिक्स ने क्या किया, उसकी वैल्यू कंसीडर किया इंस्टेड ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी नहीं देखेंगे, वैल्यू देखेंगे। तो प्राइस, वैल्यू को वैल्यू निकालने के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा, प्राइस इनटू क्वांटिटी। तो क्वांटिटी में जैसे कि 10,000 केजी वीट है, उसको अगर अगर 20 किलो गेहूं मिल रहा है, 1 किलो गेहूं 20 रुपए में मिल रहा है, तो 10,000 केजी गेहूं कितने में मिलेगा, 2 लाख। 5,000 कोकोनट, 15 रुपए पर कोकोनट है, तो या, कितने में कोकोनट मिलेगा, 75,000 में। वैसे हम कंसिडर करते हैं। गुड और फाइनल गुड और इंटरमीडिएट गुड क्या होता है, फाइनल गुड दैट रीच द कंज्यूमर फॉर फाइनल यूज और काउंटेड वाइल कैलकुलेटिंग प्रोडक्शन यूज। देखो, ये रॉ मटेरियल है, उसको फैक्ट्री में मैन्युफैक्चर किया गया, बाद में जो कंज्यूमर के पास पहुंचा वो क्या है, फाइनल गुड। ठीक है, ये फाइनल गुड है। और जो गुड इनको प्रोड्यूस करने में लगा वो इंटरमीडिएट गुड है। जैसे कि रॉ मटेरियल मान लो वीट है, ठीक है, वीट के तुमने चिप्स बनाए, उसमें तुमने ऑयल डाला, सॉल्ट डाला, तो ये सब क्या है, इंटरमीडिएट गुड है। और इसको अलग से सेपरेटली काउंट नहीं करते हम, जो डायरेक्ट आया ना, ये वीट का कोई भी प्रोडक्ट हो गया, चिप्स हो गए, तो हमने इसको इसमें काउंट कर लिया। तो जैसे वीट है, उसका आटा बना, आटे में से बिस्किट बना, बिस्किट बनाने के लिए तुमने उसमें शुगर डाला होगा, ऑयल डाला होगा, वो सबको अलग अलग कैलकुलेट नहीं करेंगे, वो सारे इंटरमीडिएट गुड हैं और बाद में जो फाइनल गुड आएगा उसी को काउंट करेंगे। ठीक है। तो जो फाइनल गुड है उसी को जीडीपी काउंट करने के लिए कंसिडर किया जाता है। तो जैसे द वैल्यू ऑफ फाइनल गुड ऑलरेडी इंक्लूड द वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड। अब जैसे कि तुमने जो बिस्किट बनाई है उसमें सारी चीज़ों का सामान आ गया कि रॉ मटेरियल इतना लगा था, तो तुम उस हिसाब से अपना कॉस्ट प्राइस डिसाइड करते हो कि एमआरपी इतनी होगी, तो उसी के बेसिस पे हम काउंट कर लेते हैं। अगर हम इंटरमीडिएट गुड्स को भी काउंट करेंगे तो डबल काउंटिंग हो जाएगी। मतलब अगर इसमें शुगर और ऑयल लगा था उसको अलग से काउंट करेंगे तो शुगर एक बार इधर काउंट होगा तो एक बार बिस्किट में भी इनडायरेक्टली काउंट हो जाएगा। तो ये डबल काउंटिंग की वजह से क्या होगा, इनकरेक्ट एस्टिमेशन आएगा। एग्जाम्पल, जैसे वीट है 20 रुपये में बेचा, उसका आटा बना है 25 रुपये में बेचा, फाइनली जो बिस्किट बना है 80 रुपीज़, तो जो ये 80 रुपीज़ है ना उसको हम काउंट करेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें ऑलरेडी वीट और फ्लोर का आ चुका है वैल्यू। अब जीडीपी क्या होती है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट में क्या होता है कि एक पर्टिकुलर ईयर में उस पर्टिकुलर कंट्री में कितना गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, फाइनल गुड्स एंड सर्विस
प्रोड्यूस हुआ। अब ये क्या होता है, जीडीपी में हम फाइनल गुड्स और सर्विस दोनों को कंसिडर करते हैं। इससे हमारी साइज ऑफ इकोनॉमी पता चलती है और इससे ये भी पता चलता है कि पूरा पूरे साल में कितना प्रोडक्शन हुआ। तो देखो, इससे हमें साइज पता चलता है, कितना प्रोडक्शन हुआ ये पता चलता है, और हेल्प करता है कंपेयर करने के लिए कि डिफरेंट कंट्री के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं कि हमारा कितना इकोनॉमिक परफॉर्मेंस रहा है। तो जीडीपी टेल अस दैट द टोटल वैल्यू ऑफ फाइनल गुड प्रोड्यूस विद इन अ कंट्री इन अ ईयर इट शो द साइज ऑफ इकोनॉमी, और हम इसे कंपेयर कर सकते हैं। तो एक साइज है, एक प्रोडक्शन है और एक कंपैरिजन करने के लिए काम आता है। जीडीपी क्या है, एक साल में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस हुआ, और उसके थ्रू हम अपनी साइज ऑफ इकोनॉमी को अपनी इकोनॉमी की साइज़ को कंसिडर कर सकते हैं, कितना प्रोडक्शन हुआ वो हमें पता चल सकता है, और दूसरी कंट्री के साथ कंपेयर करने के लिए भी कर सकते हैं। जैसे आज के टाइम पे नहीं कहते कि इंडिया फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, फिर किसी रीज़न की वजह से हम वापस से फिफ्थ लार्जेस्ट पे आ गए। ठीक है, मतलब ऐसे हम जीडीपी को कंसिडर करते हैं। अब इंडिया में जीडीपी कैसे कैलकुलेट करते हैं? इंडिया में जो जीडीपी है ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट ना डेटा लेती है किससे? स्टेट गवर्नमेंट से, यूनियन टेरिटरी से, और अपने बाकी सारे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। जैसे कि कितना स्टेट गवर्नमेंट से पूछेगी कितना प्रोडक्शन हुआ, कितना इन्फो उनकी प्राइस क्या थी, वैसे ही यूनियन टेरिटरी से कि कितना प्रोडक्शन हुआ, प्राइस क्या थी। और वैसे ही डिपार्टमेंट से कि हमारा कितना प्रोडक्शन हुआ, जैसे डिफेंस का डिपार्टमेंट है, फॉरेन अफेयर का डिपार्टमेंट है। ठीक है, कितना खर्चा हुआ, सब कुछ उसमें कंसिडर किया जाएगा। और डेटा और प्रोडक्शन ये सारा निकाल के हमारा एस्टिमेट निकाला जाएगा। अब देखो, हिस्टोरिकल चेंज इन सेक्टर इन अर्ली स्टेज ऑफ इकोनॉमी प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट। अब देखो, यूजुअली क्या होता है ना कि पहले प्राइमरी सेक्टर, क्योंकि स्टार्टिंग से ही एग्रीकल्चर इंपॉर्टेंट रहा है तो ये सबको ज़्यादा नौकरी देता है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, ठीक है, और उसके बाद आता है टर्शियरी सेक्टर। पर हमारे इंडिया में क्या हुआ, प्राइमरी सेक्टर से डायरेक्ट हमारी जो इकोनॉमी है टर्शियरी सेक्टर की तरफ ज़्यादा बढ़ी इंस्टेड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की तरफ, और उसके मल्टीपल रीज़न है, वो आगे देखेंगे। तो प्राइमरी सेक्टर है ना सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं। ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व हैं और ज़्यादातर जो गुड्स प्रोड्यूस हो रहे हैं वो नेचुरल प्रोडक्ट के ही होते हैं। तो प्राइमरी सेक्टर को बैकबोन कहा जाता है इकोनॉमी का। ठीक है, अब क्या चेंज है, इनिशियल स्टेज में प्राइमरी सेक्टर काफ़ी इंपॉर्टेंट था, और ये पैटर्न है ना काफ़ी सारी डेवलप कंट्री, आज भी जो जितनी भी डेवलप कंट्री तुम देखोगे उसमें ये क्लियर है कि जो स्टार्टिंग फेज था वो प्राइमरी सेक्टर से ही था। पर ये जैसे जैसे फार्मिंग की मेथड इम्प्रूव हुई और एग्रीकल्चर में प्रॉस्पेरिटी आई, तो एग्रीकल्चर ने ज़्यादा फूड प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब जब ज़्यादा फूड प्रोडक्शन होने लगा तो जो एक्स्ट्रा लोग थे वो दूसरी जगह काम करने जा सकते थे, तो उसकी वजह से क्राफ्ट्समैन, ट्रेडर, ये सब भी बढ़ने लगे। तो ओवर टाइम द इकोनॉमी मूव फ्रॉम मेनली एग्रियन टू डाइवर्स रेंज ऑफ एक्टिविटी जो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में आते हैं। तो एग्रीकल्चर के से जब पब्लिक निकली तो वो दूसरे सेक्टर्स की तरफ जाने लगी। अब क्या हुआ, जब बाई उसकी वजह से जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ा तो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ बढ़ गई, ट्रांसपोर्ट उस और वो बाइंग और सेलिंग एक्टिविटीज़ को लोगों तक पहुंचाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन बना, उसके लिए वजह से ट्रांसपोर्टर बढ़ गए, उन सबको देख रेख करने के लिए एडमिनिस्ट्रेशन बने, सिक्योरिटी के लिए आर्मी पर्सनल, ये सब भी बने। ठीक है, हाउएवर एट दिस स्टेज मोस्ट गुड प्रोड्यूस बाय नेचुरल प्रोडक्ट फ्रॉम प्राइमरी सेक्टर। जब स्टार्टिंग में ये हुआ ना तो ज़्यादातर जो चीज़ें प्रोड्यूस हो रही है वो प्राइमरी सेक्टर से ही प्रोड्यूस हो रही है, और ज़्यादातर लोग किस में एम्प्लॉयड है, प्राइमरी सेक्टर में। ओवर अ लॉन्ग पीरियड टाइम, जैसे 100 साल जितना समय लगा होगा, जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज इम्प्रूव हुई, इंट्रोड्यूस हुई, तो फैक्ट्री जब एस्टेब्लिश हुई तो लोगों ने फैक्ट्रीज़ में जाके काम करना शुरू किया। और उसका रीज़न भी था कि इकोनॉमिक कंडीशन चेंज हो रही थी। अब पीपल, जब फैक्ट्रीज बनी तो फैक्ट्री से सामान बनने लगे, फैक्ट्री से सामान बनने लगे तो फैक्ट्री मेड्स गुड्स आने लगे, और ये जो मैन्युफैक्चर्ड प्रोडक्ट्स थे वो कंपैरेटिवली हैंडमेड से चीपर थे, सस्ते थे। तो सेकेंडरी सेक्टर एक दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर बन गया, और ये शिफ्ट हुआ प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, और ये धीरे धीरे चेंज होने लगा। ड्यूरिंग लास्ट 100 ईयर डेवलप इकोनॉमिक एक्सपीरियंस अंडर द शिफ्ट।
और उसमें आया टर्शियरी सेक्टर। अब उसके बाद कौन सा सेक्टर आया? टर्शियरी सेक्टर। तो टाइम के साथ इकोनॉमी प्राइमरी से सेकेंडरी में आई, सेकेंडरी से टर्शियरी में आई। अब डेवलपमेंट पैटर्न ऐसा ही रहा है कि इकोनॉमी डेवलप हुई थी तो उसमें जो शिफ्ट था वो प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर से टर्शियरी सेक्टर। सर्विस सेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर बना इन टर्म्स ऑफ टोटल प्रोडक्शन। ज़्यादातर जो वर्किंग पीपल थे वो सर्विस सेक्टर में एम्प्लॉयड हैं और ये जनरल पैटर्न है डेवलप कंट्री का। तो आज के टाइम पे तुम जितनी भी डेवलप कंट्री देखोगे उसमें जो लीडिंग सेक्टर है वो कौन सा टेस्ट सेक्टर है? टर्शियरी सेक्टर। पर जब हम इंडिया में प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी को कंपेयर करेंगे तो हमारा जो एक फेज था ना, प्राइमरी फिर सेकेंडरी फिर टर्शियरी, ऐसा नहीं था। हमारा फेज ना प्राइमरी से डायरेक्ट टर्शियरी सेक्टर में ज़्यादा हुआ। अब उसका रीज़न ये है कि जैसे ये देखो, हमने दो दो पर्टिकुलर ईयर को कंपेयर किया, 1973 और 2013। अब इनमें हमने तीन सेक्टर्स को कंपेयर किया, जीडीपी, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी का। अब तुम ये देखोगे ना तो इसमें कंपैरेटिवली जो एग्रीकल्चर सेक्टर है जो कि प्राइमरी सेक्टर है वो बाकी दो से ज़्यादा है। पर 2013-14 तक आते आते जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो रहा है वो कौन सा है? टर्शियरी सेक्टर। ठीक है। द टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है सिग्निफिकेंटली, इसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हुआ है इंडियन इकोनॉमी का पास्ट 40 ईयर में। ये ग्राफ तो ये दिखाता है, पर ये भी दिखाता है कि प्राइमरी सेक्टर्स के बाद जो हमारा दूसरा इंपॉर्टेंट सेक्टर बना वो टर्शियरी सेक्टर बना, ना कि सेकेंडरी। अब उसके बाद प्रोडक्शन में कंपेयर करें तो ग्राफ टू हमारा प्रोडक्शन का जो एनालाइज है वो दिखाता है। तो 1973 वही सेम और 2013। तो ग्राफ टू प्रेजेंट करता है परसेंटेज शेयर ऑफ थ्री सेक्टर। अभी इसमें टोटल 40 ईयर्स का देखा है और रिमार्केबल फैक्ट ये है कि वेल देयर हैज़ बीन चेंज इन द शेयर ऑफ थ्री सेक्टर इन जीडीपी, सिमिलर शिफ्ट हैज़ नॉट टेकन इन प्लेस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखो जीडीपी में ग्रोथ हुआ है पर जितना एम्प्लॉयमेंट टर्शियरी सेक्टर को देना चाहिए था उतना एम्प्लॉयमेंट ना टर्शियरी सेक्टर ने दिया ना प्राइमरी सेक्टर में दिया, सॉरी, ना मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में दिया। सबसे ज़्यादा जो एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करता है वो कौन है? प्राइमरी सेक्टर। द शेयर ऑफ टर्शियरी सेक्टर इन जीडीपी इंक्रीज इन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ है 73 से लेके आज के 2013 में लो तो। और प्राइमरी सेक्टर का जो शेयर है वो डिक्रीज हुआ है। द शेयर ऑफ सेकेंडरी सेक्टर का स्लाइटली इंक्रीज हुआ है, हाउएवर द चेंज इन शेयर डज नॉट रिफ्लेक्ट इन सिमिलरली इन एम्प्लॉयमेंट। जो एम्प्लॉयमेंट में जो चीज़ का शेयर है ना वो उसमें कोई चेंज नहीं आया है। कि देखो ये है ना, ये जो ग्राफ है रिप्रेजेंट कर रहा है जीडीपी का कि इसने कितना प्रोडक्शन किया। तो हाँ, टर्शियरी सेक्टर ने प्रोडक्शन ज़्यादा किया पर एम्प्लॉयमेंट में कम है। अब जैसे ये एम्प्लॉयमेंट का ग्राफ देखेंगे तो ये जो 1770 से लेके अगर 2017-18 का ग्राफ देखेंगे तो एम्प्लॉयमेंट आज के टाइम पहले भी प्राइमरी सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा था और अभी भी प्राइमरी सेक्टर ही प्रोवाइड कर रहा है। सर्विस सेक्टर में ग्रोथ होने के बावजूद सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट कौन प्रोवाइड कर रहा है? प्राइमरी सेक्टर। ये दिखाता है कि दिस शो दैट सिमिलर शिफ्ट इन एम्प्लॉयमेंट लाइक इन जीडीपी हैज़ नॉट टेकन प्लेस। जैसा जीडीपी में हुआ वैसा एम्प्लॉयमेंट में नहीं हुआ। अब देखो इन टर्शियरी सेक्टर का इम्पोर्टेंस क्यों बढ़ने लगा? क्योंकि एक वो बेसिक सर्विस प्रोवाइड करता है, हॉस्पिटल, एजुकेशन, पोस्टल सर्विस, पुलिस स्टेशन, कोर्ट, विलेज एडमिनिस्ट्रेशन, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, ये सब जो बेसिक सर्विस है वो टर्शियरी सेक्टर प्रोवाइड करती है। और इन डेवलपिंग कंट्री में ये जो सर्विस है उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो किसके ऊपर होती है? गवर्नमेंट के ऊपर। तो डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री इंक्रीज द डिमांड ऑफ सर्विस सच एज ट्रांसपोर्ट, ट्रेड, स्टोरेज, कम्युनिकेशन। अब एग्रीकल्चर बढ़ेगा, इंडस्ट्रीज बढ़ेंगी तो सर्विस सेक्टर्स की डिमांड ऑटोमेटिकली बढ़ेगी क्योंकि ट्रेड करना है, ट्रांसपोर्ट करना है। और जैसे जैसे पीपल की इनकम भी बढ़ेगी उनकी डिमांड सर्विस के लिए बढ़ेगी। और पीपल ज़्यादा किस पे स्पेंड करेंगे? टूरिज्म पे, शॉपिंग पे, रेस्टोरेंट पे, प्राइवेट हॉस्पिटल पे, प्रोफेशनल ट्रेनिंग पे। और जिसकी वजह से क्या होगा? इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो आईसीटी
आईसीटी है उसका इम्पोर्टेंस बढ़ेगा, और नई सर्विस उसकी वजह से एमर्ज होगी, जैसे आईटी सर्विस, कम्युनिकेशन सर्विस और सॉफ्टवेयर कंपनी। तो टर्शरी सेक्टर इस वजह से ज़्यादा ग्रो की है। अब इम्पॉर्टेंट ये भी है कि टर्शरी सेक्टर में हर एक सेक्टर सेम तरीके से ग्रो नहीं किया है। जैसे नॉट ऑल पार्ट ऑफ सर्विस सेक्टर आर ग्रोन इक्वली। सम सर्विस एम्प्लॉय हाईली एजुकेटेड एंड स्किल्ड वर्कर, और कुछ सर्विस में क्या होता है, जैसे स्मॉल शॉपकीपर है, रिपेयर वर्कर है, ट्रांसपोर्ट वर्कर है, उन उनमें थोड़ी सी परेशानी ये होती है कि उनकी काफ़ी लिमिटेड अर्निंग होती है, और वो इस पार्ट का, जो ये ग्रोइंग इकोनॉमी है, उसका पार्ट नहीं बन पाते। तो सर्विस सेक्टर में भी अगर जो दो है भाग, जो स्किल्ड है, जो जिनको नई नॉलेज के बारे में पता है, वो उनके ग्रोथ होने के चांसेस ज़्यादा है कंपैरेटिवली उनके जो छोटे काम कर रहे हैं, सर्विस जॉब कर रहे हैं उनके। अब अंडर एम्प्लॉयमेंट, दो टाइप के एम्प्लॉयमेंट की बात की गई है, अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिस्गाइज एम्प्लॉयमेंट। अंडर एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि है ना, तुम्हारी एग्रीकल्चर फील्ड है और तुमको चाहिए 5, उधर कर रहे काम 7, ठीक है, अंडर एम्प्लॉयमेंट। तो अगर तुम उधर 2 लोगों को निकाल भी दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो रिमूविंग सम वर्कर फ्रॉम एग्रीकल्चर डज नॉट रिड्यूस द प्रोडक्शन। अब तुमको वैसे भी 5 लोग चाहिए, वही लोग काम करेंगे, प्रोडक्शन में कोई फर्क पड़ेगा नहीं, और जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको निकाल दोगे तो वो तुम्हारा बेनिफिट हो जाता है। तो जो एक्स्ट्रा लोग हैं उनको क्या बोलते हैं, अंडर एम्प्लॉयड। अंडर एम्प्लॉयमेंट मीन्स पीपल आर वर्किंग बट नॉट टू देयर फुल पोटेंशियल। अब देखो, अंडर एम्प्लॉयमेंट में ये भी है कि 7 लोग हैं, अब इतना पोटेंशियल, मतलब हमको तो सिर्फ 5 लोगों की ज़रूरत है, अब 7 लोग हैं, तो वो जो पोटेंशियल होना चाहिए, जो पोटेंशियल हम किसी और जगह यूज़ कर सकते हैं, वो नहीं कर पा रहे, इसीलिए ये अंडर पोटेंशियल हो गया। और बस इधर इनका लेबर ही डिवाइड हुआ है, काम डिवाइड हुआ है, ठीक है। अंडर एम्प्लॉयमेंट, जैसे लक्ष्मी है, उसके 2 हेक्टर्स ऑफ अनइरिगेटेड लैंड है, उसका फार्म मेनली रेनफॉल पे डिपेंडेंट है। क्रॉप जो वो ग्रो करती है वो उसमें जवार और अरहर है। उसके घर में 5 फैमिली मेंबर है जो कि फार्म में काम करते हैं, और उनके घर में किसी और के पास कोई दूसरी जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है। तो अब इधर तुमको दिख रहा होगा सब बिजी है, पर कोई फुल्ली एम्प्लॉयड नहीं है, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा चाहे 2 जन काम करे या 5 लोग काम करे। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है कि अ सिचुएशन वेर एक्स्ट्रा वर्कर आर एम्प्लॉयड विदाउट इंक्रीजिंग प्रोडक्शन। अब तुमने यहाँ पे किसी एक्स्ट्रा को रखा है काम करने के लिए, और प्रोडक्शन में उसका कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है, और वो अगर वो नहीं भी आएगा तो कोई उसके टोटल आउटपुट पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं। और इसको बोलते हैं डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट, बिकॉज इसमें ना एम्प्लॉयमेंट हिडन है। इधर तुमको दिख रहा होगा कि वो काम कर रहा है, एम्प्लॉयमेंट कि वो काम कर रहा है, पर वो एक्चुअली, बट दे आर एक्चुअली अंडर एम्प्लॉयमेंट। सम ये है ना, तो कुछ सिमिलर ही है अंडर एम्प्लॉयमेंट जैसा। अब जैसे लक्ष्मी के फार्म में इफ़ 1 और 2 फैमिली मेंबर लीव लक्ष्मी फार्म, प्रोडक्शन उतना ही रहेगा, कोई बदलेगा नहीं। फैमिली की इनकम बढ़ सकती है, अगर अगर जैसे लक्ष्मी के फार्म में 5 लोग हैं, उससे 2 लोगों की ज़रूरत है, 3 लोग अगर बाहर कमाने जाएंगे तो इवेंचुअली फैमिली की इनकम बढ़ेगी, ठीक है। डिसगाइज एम्प्लॉयमेंट जो है ना, ये जो जिस टाइप का एम्प्लॉयमेंट है ना, वो प्राइमरी सेक्टर में ज़्यादा रहता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है कि ज़्यादातर फैमिली के लोग एक ही फील्ड में काम करने लग जाते हैं, और जिससे ऐसा लगता है कि वो काम कर रहे हैं, पर इवेंचुअली उसका कोई खास आउटपुट होता नहीं है। अब क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन डज नॉट डिक्रीज, बेनिफिट ऑफ शिफ्टिंग वर्कर। अब उसमें एग्रीकल्चर, अगर तुमने एक्स्ट्रा वर्कर को शिफ्ट भी कर दिया तो उनकी वजह से कोई प्रोडक्शन डिक्रीज तो होगा नहीं, बल्कि वर्कर्स का फ़ायदा होगा कि उनको एक्स्ट्रा इनकम मिलेगी, फैमिली की इनकम इंक्रीज होगी, और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। अंडर एम्प्लॉयमेंट इन अदर्स सेक्टर, अंडर एम्प्लॉयमेंट नॉट लिमिटेड टू एग्रीकल्चर, इट ऑल्सो फाउंड इन सर्विस सेक्टर। अब सर्विस सेक्टर में क्या होता है कि काफ़ी सारे ऐसे होते हैं, पेंटर्स होते हैं, प्लम्बर होते हैं, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, इतनी ज़रूरत है नहीं। अगर वो किसी और फील्ड में काम करे तो शायद उनको उतनी इनकम हो पाए, एक्स्ट्रा इनकम उनको मिल पाए। पर जैसे स्ट्रीट वेंडर, काफ़ी सारे स्ट्रीट पे काफ़ी सारी स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, तो ये क्या एक्स्ट्रा है, इतनी ज़रूरत है नहीं। तो इस वजह से क्या होता है, सबको रेगुलर वर्क नहीं मिल पाता, उनकी अर्निंग कम होती है, और दे कंटिन्यू बिकॉज दे बेटर अपॉर्चुनिटी आर अनअवेलेबल। अब ये इस काम में लगे रहते हैं क्योंकि उनको दूसरी कोई बेटर अपॉर्चुनिटी नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट और डिसगाइज्ड एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है, तो उसके लिए अगर उसको एक्सप्लेन किया जाए, सो सी,
जो अंडर एम्प्लॉयमेंट है ना, अंडर एम्प्लॉयमेंट वो कब होता है? जब पर्सन person is employed below their capacity. कि मतलब कभी आप ऐसे देखते हो कि किसी ने कोई ऑटो रिक्शा जो चला रहा है वो बोल रहा है मैंने मेरे पास ग्रेजुएशन का डिग्री है और सर्टिफिकेट है, स्टिल उसको वो जो जॉब चाहिए वैसी नहीं मिल रही, तो वो जो काम है वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। और डिस्गाइज में क्या होता है? जब मोर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड देन रिक्वायर्ड। इसमें क्या है, जितने वर्कर्स चाहिए उससे ज़्यादा एम्प्लॉयड है, और ये यूजुअली कहाँ पे होता है? रूरल एरिया में, कि मतलब फैमिलीज़ में ही 5-6 लोग हैं एक ही लैंड पे वो काम कर रहे हैं। और अंडर एम्प्लॉयमेंट की ज़्यादा कंडीशन तुमको अर्बन एरिया में दिखती है, कि उनके पास कुछ लोगों के पास स्किल होने के बावजूद भी उनको जो जॉब चाहिए उस वो जॉब नहीं मिलती, और वो अपनी कैपेसिटी के कम काम कर रहे हैं, तो वो अंडर एम्प्लॉयमेंट है। अब अगर दूसरा चीज़ देखा जाए कि एम्प्लॉयमेंट इतना शिफ्ट क्यों नहीं है, मतलब जीडीपी तो बढ़ा पर एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं बढ़ा, उसका रीज़न ये है कि ज़्यादातर जॉब सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर में क्रिएट नहीं हो पाए। जैसे कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन 9 टाइम्स बढ़ा पर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 3 टाइम्स बढ़ा। सर्विस सेक्टर में प्रोडक्शन 14 टाइम्स बढ़ा पर एम्प्लॉयमेंट सिर्फ 5 टाइम्स बढ़ा। ये ग्रेव सिचुएशन दिखाता है कि जो प्रोडक्शन वो बढ़ा है पर एम्प्लॉयमेंट नहीं। अब इंडिया की सिचुएशन में देखा जाए तो इंडिया में ज़्यादातर लोग किस में एम्प्लॉयड है? प्राइमरी सेक्टर में। और प्राइमरी सेक्टर जो सर्विस सेक्टर है उसके बाद उसका नंबर आता है जीडीपी में, मतलब 1/6 ऑफ जीडीपी। तो सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर जो है वो ज़्यादातर जीडीपी हमारा प्रोड्यूस कर रहे हैं। दिस सेक्टर एम्प्लॉय लेस देन हाफ ऑफ द वर्कफोर्स। अब देखो, सर्विस है और सर्विस सेक्टर है और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, ये जीडीपी का मेजर हिस्सा कवर कर रहे हैं पर एम्प्लॉयमेंट नहीं प्रोवाइड कर रहे। इसी वजह से ये दिखाता है कि एम्प्लॉयमेंट प्राइमरी सेक्टर से टर्शरी और सेकेंडरी सेक्टर में शिफ्ट नहीं हुआ है। अब एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं? अब अंडर एम्प्लॉयमेंट जो एग्रीकल्चर में है और जो काफ़ी सारे जो लोग अनएम्प्लॉयमेंट हैं उनके लिए हम एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी रूरल और अर्बन एरिया में क्रिएट कर सकते हैं। जैसे कि एग्रीकल्चर में एग्रीकल्चर में हम इरिगेशन प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर सकते हैं, गवर्नमेंट इन्वेस्ट कर सकती है इरिगेशन प्रोजेक्ट में। बैंक लोन प्रोवाइड कर सकती है फार्मर को, जिसकी वजह से बेल और ट्यूबवेल्स बनाए जा सकते हैं। और इरिगेशन की वजह से क्या होगा, फार्मर के पास एक्स्ट्रा इनकम होगी। क्यों? क्योंकि वो दूसरा क्रॉप भी वो लैंड पे ग्रो कर सकता है। ठीक है। अब जब वो मल्टीपल क्रॉप्स एक लैंड पे ग्रो करेगा तो उसको वो दूसरों को एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड कर सकता है। फिर हम डैम्स और कैनाल बना सकते हैं जिसकी वजह से जो एग्रीकल्चर फील्ड है उसको इरिगेशन की फैसिलिटी मिले और एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़े। जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और जिसकी वजह से अंडर एम्प्लॉयमेंट की कंडीशन कम होगी। डैम और कैनाल क्या करेंगे, वो ये जो पानी है वो खेतों तक लेके आएंगे जिसकी वजह से प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और स्ट्रॉन्गर एग्रीकल्चर बनेगा। रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर को भी सपोर्ट कर सकते हैं हम, रोड फैसिलिटी, ट्रांसपोर्ट एंड स्टोरेज फैसिलिटी को बढ़ा सकते हैं, रोड्स बना सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी अच्छी कर सकते हैं, स्टोरेज फैसिलिटी कर सकते हैं, वेयर हाउस एंड गोडाउंस बना सकते हैं। जितनी ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी होगी उतना ही ईजियर मूवमेंट होता है, और जितना ईजियर मूवमेंट होता है उतना ही हमारा जो ट्रैवल टाइम है वो बचता है, और ट्रैवल टाइम बचने की वजह से एक्स्ट्रा इनकम होती है, बेटर प्राइस मिलता है फार्मर्स को, क्योंकि उसके जो क्रॉप्स है वो सही तरीके से जो एंड कंज्यूमर है जो उस तक पहुंचती है, और जिसकी वजह से ट्रांसपोर्ट सर्विस, ट्रेड और स्टोरेज एक्टिविटीज़ के एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा। और क्या कर सकते हैं, प्रोवाइडिंग चीप एग्रीकल्चर, सस्ते लोन। फार्मर को क्या चाहिए? सीड, फर्टिलाइजर, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट, पंप सेट चाहिए। अब पुअर फार्मर तो इतने हाई इंटरेस्ट रेट्स पे जो बैंक देते हैं क्रेडिट वो तो खरीद नहीं सकता, तो लोकल बैंक को जो कम इंटरेस्ट रेट पे फार्मर्स को
लोन देना चाहिए, जिसकी वजह से वो जो इनपुट है वो टाइम पे खरीद पाए, इनपुट जैसे कि फर्टिलाइज़र हो गया, सीड्स हो गया, और जिसकी वजह से बाद में उसका प्रोडक्शन बढ़े और फार्मिंग एक्टिविटी ठीक हो। ठीक है, तो चीप एग्रीकल्चर जो क्रेडिट हो गए फार्मर्स को एम्पावर करेंगे, उनकी रिड्यूस करेंगे डिपेंडेंसी किस पे, मनी लेंडर्स पे। अब देखो, बैंक लोन नहीं देगी या बैंक से लोन लेने में परेशानी होगी, तो क्या होगा, यूजुअली लोग किसके पास जाएंगे, मनी लेंडर के पास। मनी लेंडर हाई इंटरेस्ट रेट पे पैसे देता है, जिसकी वजह से जो लोन का जो प्रेशर है वो फार्मर्स पे बढ़ जाता है, और इसी वजह से बैंक अगर सस्ते लोन दे तो फार्मर्स उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। अब और क्या कर सकते हैं, इंडस्ट्रीज प्रमोट कर सकते हैं रूरल और सेमी रूरल एरिया में, जैसे इंडस्ट्री नियर जो विलेज के आसपास सेटअप कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो गांव के लोग हैं उनको अपने ही घर के पास एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी मिलेगी, और जिसकी वजह से उनको सिटीज़ में माइग्रेट नहीं करना पड़ेगा। जैसे कि दाल की मील बना सकते हैं, वो दाल पैकिंग होता है ना, प्रोसेस करते हैं, साफ़ करते हैं, कोल्ड स्टोरेज यूनिट बना सकते हैं वेजिटेबल और फ्रूट्स के लिए, हनी कलेक्शन सेंटर बना सकते हैं, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री बना सकते हैं, जैसे कि पोटैटो, स्वीट पोटैटो, राइस, टोमेटो, फ्रूट्स के लिए, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, बेटर इनकम होगी, ग्रोथ होगा लोकल इकोनॉमी का। एजुकेशन के थ्रू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। आज के टाइम में इंडिया में 60% जो पॉपुलेशन है 5 to 29 ईयर्स की एज में है, और ओनली अबाउट 51% अटेंड एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, और उसमें से सिर्फ 51% ने ही एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पार्टिसिपेट किया है। इसीलिए अभी ज़रूरत है कि ज़्यादा स्कूल बने, जॉब अपॉर्चुनिटी, अब जैसे ज़्यादा स्कूल बनेंगी तो जॉब अपॉर्चुनिटी मिलेगी, कंस्ट्रक्शन होगा, स्कूल बिल्डिंग्स का रिक्रूटमेंट होगा, टीचर्स को जॉब मिलेगी, रिक्रूटमेंट होगा, नॉन टीचिंग स्टाफ का जो एक्स्ट्रा टीचर नॉन टीचिंग स्टाफ है उनको जॉब मिलेगी। अराउंड 20 लाख जॉब कैन बी क्रिएटेड इन एजुकेशन सेक्टर। अगर ये सब करेंगे तो एक एस्टिमेट के हिसाब से 20 लाख जॉब बन क्रिएट हो सकती है, और जिसकी वजह से अगर एजुकेशन मिलेगा तो बेटर सोसाइटी बनेगी और लार्ज स्केल एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। हेल्थ केयर सर्विस के थ्रू एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं, रूरल एरिया में हम हेल्थ केयर प्रोवाइड कर सकते हैं, डॉक्टर, नर्स, हेल्थ वर्कर्स, ये सब, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट मिलेगा और पब्लिक की हेल्थ भी अच्छी होगी। रीजनल पोटेंशियल को भी डेवलप कर सकते हैं। रीजनल पोटेंशियल मतलब जो लोकल एरिया है उसको कैसे डेवलप किया जाए, उसके लिए हम टूरिज्म कर सकते हैं, उनकी जो क्राफ्ट इंडस्ट्री उसको प्रमोट कर सकते हैं, आईटी सर्विस बना सकते हैं। उसके लिए हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट का सपोर्ट चाहिए और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट चाहिए, कि अच्छे रोड होंगे, अच्छा लोकल क्राफ्ट्स जो होगा सपोर्ट करेंगे, आईटी सर्विस होगी या इंफ्रास्ट्रक्चर होगा, इनकम जिसकी वजह से बढ़ेगी, और बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट हो पाएगा उसकी वजह से। मनरेगा, अभी तो गवर्नमेंट ने इसको बदल के जी राम जी योजना कर दिया है, पर मनरेगा इस महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, जिसमें है ना राइट टू वर्क है। राइट टू वर्क मतलब तुमको जॉब मिलेगी ही, कितने दिन के लिए, 100 डेज के लिए। अभी जो गवर्नमेंट नई योजना लाई है उसमें 125 डेज कर दिया है। तो राइट टू वर्क में रूरल एरियाज़ में काम मिलेगा, और इसमें 100 डेज का एम्प्लॉयमेंट मिलता है। अगर तुमको 100 डेज का काम नहीं मिला तो गवर्नमेंट तुमको अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देगी। ठीक है, और वर्क किस टाइप के होते हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के लिए कुछ जो भी हो, जैसे कैनाल बनाना, ट्रीज लगाना, ये सारे काम इसमें इंक्लूडेड होते हैं। तो ये राइट टू वर्क जो है ना अनस्किल्ड के लिए है। अब हम सेक्टर्स को डिवाइड करते हैं किसमें, ऑर्गेनाइज्ड और